सेमेस्टर का, ठीक है। तो ये 2026 आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। जैसे जो पहला जो सब्जेक्ट है, जो फर्स्ट दिन एग्जाम होगा आप लोग का, 801 कोड है बाल्यावस्था एवं बाल विकास। इसी का हम लाए हैं महामैराथन क्लास। अब क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ये 100% गारंटी है। तो आते हैं, पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को सब्जेक्ट 10 को चलता है MPDLA फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो है, अभी सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दूसरा आपको आएगा एक शब्द में वाक्य आंसर दीजिए, एक मतलब एक लाइन में आंसर दीजिए। तीसरा क्वेश्चन आएगा कि ऑप्शन 4 को रहेगा, उसमें आपको सही कुछ चुनना है, ठीक है। अब आते हैं, ये कुछ क्वेश्चन है जो दिए हुए हैं, लगभग 30-40 क्वेश्चन यहाँ पर है, और सब हम प्रैक्टिस करवाएंगे। ज़्यादा वीडियो बढ़ाना हो जाए, इसलिए हम थोड़ा करके हम बताते जाएंगे क्या क्या आने वाला है। बच्चे लोग ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। तो पहला आपको क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ऊपर दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे आपका पहला रिक्त स्थान है, प्याजे के अनुसार पूर्ण संख्यात्मक अवस्था। पूर्ण संख्यात्मक अवस्था कब से शुरू होता है, किस वर्ष से शुरू होता है? 2 से 7 वर्ष। समझ गए? यस सर। गुड। दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स है, व्यक्तिगत भिन्नता डैश शिक्षा का एक सिद्धांत है। व्यक्तिगत भिन्नता समावेशी बाल केंद्रित शिक्षा का एक सिद्धांत है, ठीक है। चित्र बनाना कौन सा गत्यात्मक कौशल है? चित्र बनाना, चित्र हाथ से बनाएगा मतलब सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, ठीक है। चौथा फिल इन द ब्लैंक्स है, शिशु का बल बनाना पूर्व भाषाई या मौखिक संप्रेषण है। और विटामिन डैश की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी आंसर मारेंगे। समझ गए? चलिए, अब जो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर देना है, ठीक है। जैसे इसमें रहेगा, समावेशी शिक्षा के लिए कोई एक विधि का नाम लिखिए। हमने आपको पहले वीडियो में बताए थे कि समावेशी शिक्षा होता क्या है, ठीक है। समावेशी शिक्षा की एक प्रमुख विधि है संज्ञात्मक अधिगम या सहकर्मी शिक्षण, ठीक। तो इसमें भी, और दूसरा क्वेश्चन इसका है, गत्यात्मक कौशल के भागों के नाम लिखिए। देखिए, गत्यात्मक कौशल का 2 मुख्य भाग होता है, ठीक है। पहला है स्थूल गत्यात्मक कौशल और दूसरा है सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। जिसमें बड़ा अंक का इस्तेमाल करेंगे उसको बोलेंगे हम लोग स्थूल गत्यात्मक कौशल। छोटा छोटा अंक का यूज करेंगे, कोई भी काम छोटा लिखना हो गया, पढ़ना हो गया, जिसमें छोटा अंक का यूज हो, उसको बोलेंगे सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, ठीक। क्लियर हो गया? जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिया गया है। जैसे यहाँ पर इसके 2 प्रमुख उदाहरण है। सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल को उदाहरण बोल के लिखिए, तो पेंसिल पकड़ कर लिखना, सुई में धागा फिरवाना, छोटा छोटा काम है ये सब, छोटा छोटा अंग यूज होता है, उसको बोलेंगे सूक्ष्म। अब आते हैं, समाजीकरण की परिभाषा लिखिए। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, समाजीकरण से आप क्या समझते हैं? तो समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज के मूल्यों, नियमों, संस्कृति और सामाजिक व्यवहारों को सीखकर समाज का एक सक्रिय सदस्य बनता है। ऑटोमेटिक यहाँ समाज वाला बात क्या, समाजीकरण समाज वाला बात करेगा। समाज में क्या सिखाता है? समाज के नियम कानून मानिए, नियम कानून क्या है उसको मानना पड़ेगा तभी। अब आते हैं, बाल श्रम का क्या अर्थ है? बाल श्रम हम लोग जानते हैं क्या होता है, कि कम उम्र के बच्चे को हम लोग कल खाना लगा देते हैं, जो कि कानूनी अपराध है। बाल श्रम का अर्थ बच्चों को ऐसा किसी भी आर्थिक कार्य में लगाना है जो उन्हें उनके बचपन, शिक्षा और गरिमा से वंचित करता है तथा उनके विकास को नुकसान पहुंचाता है, उसी को बोलेंगे बाल श्रम, ठीक है। अब आते हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन पर। जैसे यहाँ पर आएगा, 4 को ऑप्शन दिया रहेगा। बाल्यावस्था की आयु समूह क्या है? बाल्यावस्था की क्या उम्र है, क्या एज है? तो इसमें पहला ऑप्शन मारेंगे 6 से 12 वर्ष, ये सही है। उसका दूसरा क्वेश्चन है, हाथों से संबंधित गत्यात्मक कौशल या गत्यात्मक विकास, तो हाथों से तो बाल संवारना। और यहाँ पर है, तो ऑब्जेक्टिव आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग अब टाइम ज़्यादा नहीं लेते हुए, क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास। अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं बच्चा सब? हंसना नहीं है, सीरियस होकर पढ़िए। अब आते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, हकलाने के कोई 2 कारण लिखिए। मतलब आदमी हकलाता क्यों? बोलते बोलते हकला जाता है, कोई बच्चा हकलाता है, बोलने में क्या दिक्कत है? तो प्रमुख 2 कारण यहाँ पर हम लिखे हुए हैं, दिए हुए हैं। पहला है कि अनुवांशिक कारण। अनुवांशिक कारण, हकलाने की समस्या अक्सर अनुवांशिक से जुड़ी होती है। यदि परिवार में पहले से किसी सदस्य को हकलाने की समस्या रही हो तो बच्चे में इसके विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है। मतलब वो यहाँ पर बोल रहा है कि अगर परिवार में आपका कोई भी सदस्य हकलाता है, पहले से बीमारी है, तो बच्चे में ये सब बीमारी हो जाएगा। दूसरा कारण से क्या, मस्तिष्क संबंधी कारण है। जब मस्तिष्क के उन हिस्सों में तंत्रिका संबंधी समस्या आती है जो भाषा बोलने की क्षमता और मांसपेशियों के समन्वय को नियंत्रण करती है, तो व्यक्ति हकलाने लगती है। मतलब दिमागी में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, या सोच नहीं सकता है, थोड़ा सा समझ नहीं पाता है, तभी ये सब प्रॉब्लम आता है। अब आते हैं 5वां क्वेश्चन पे, मौखिक संप्रेषण क्या है? मौखिक संप्रेषण होता क्या है? देखिए, मौखिक संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, संदेशों, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान बोलकर, यानी मुख से शब्द का उच्चारण करके किया जाता है, उसी को बोलेंगे मुख संप्रेषण। मतलब अपने जो बोल चाल के कोई भी चीज व्यक्त करना, उसी को बोलेंगे मौखिक संप्रेषण, ठीक। इसमें कुछ प्रमुख उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे आमने सामने की बातचीत, टेलीफोनिक मोबाइल पर बातचीत जो आप लोग पूरा करते हैं, इसलिए बच्चे ज़्यादा फोन पे बात नहीं करना है। अभी आपका एग्जाम टाइम है, तो पढ़िए, टाइम दीजिए, माँ बाप का पैसा लगा है, थोड़ा सा दुख दर्द समझिए आप लोग, ठीक है। अब आते हैं छठा क्वेश्चन पे, आप लोग समझ रहे हैं? चलिए, गुड। अब आता है छठा क्वेश्चन है, पृथक्करण के रूपों को लिखिए। पृथक्करण होता क्या है? मतलब अलग। पृथक्करण नाम सुनते ही अलग, दिमाग में तुरंत छवि बनना चाहिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तुरंत एक्टिव अपना सक्रिय होना। एग्जाम हॉल हमेशा दिमाग को सक्रिय रखिए, तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा। बाल विकास के अंतर्गत पृथक्करण सेपरेशन के मुख्य निम्नलिखित, यहाँ पर जिस तरह हम बोल रहे हैं, जिस तरह से बता रहे हैं, वैसे लिखिएगा, तभी नंबर आएगा। हम चाहते हैं हर बच्चा 95%, 90% ऊपर नंबर आए। चलिए, यहाँ पर मुख्य निम्नलिखित यहाँ पर कारण हम बताते हैं पृथक्करण के कारण क्या क्या। पहला है भौतिक पृथक्करण, फिजिकल सेपरेशन। जब बच्चे
लंबी अवधि के लिए अपने माता पिता या प्राथमिक देखभाल करने वाले से शारीरिक रूप से दूर हो जाता है तो बोलेंगे भौतिक प्रतिकरण, मतलब फिजिकल। अब आते हैं भावनात्मक प्रतिकरण, किसी से पूरा लगाव हो गया तो उससे कैसे इमोशन हो गया तो कैसे दूरी हो जाते हैं, कैसे अपने आप अच्छा नहीं लगता है। इसमें बच्चे परिवार के साथ तो रहता है लेकिन उसे माता पिता से आवश्यक स्नेह, ध्यान या संज्ञात्मक सहयोग नहीं मिलता है तो भावनात्मक प्रतिकरण हो जाता है, मतलब माता पिता को मतलब वैल्यू नहीं देने लगता है। इसलिए बच्चों को हमेशा डांटिए नहीं, उसको जो भी कुछ बोलिए प्यार से बोलिए, समझाइए, ज़्यादा मारिए पीटिए नहीं। और मनोवैज्ञानिक प्रतिकरण क्या होता है? या वह स्थिति जहाँ बच्चे स्वयं को अपने परिवेश, समाज, अपनी वास्तविक भावनाओं को अलग महसूस करने लगता है, उसको मतलब थोड़ा सा अपने आप उसका मन में हीन भावना जैसे आने लगा, मनोवैज्ञानिक मन में। तो उसका क्यों आता है? घर को देख करके, परिवार को देख करके, इसलिए परिवार सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। समझ रहे हैं बच्चे सब? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बाल शोषण का क्या अर्थ है? ये सब क्वेश्चन आएगा, इसलिए गौर से सुनिए हमारे बात को, ठीक है। बाल शोषण होता है क्या? बाल शोषण का अर्थ किसी वयस्क माता पिता या देखभाल करने वाले द्वारा जानबूझकर किया गया ऐसा व्यवहार या कृत्य जिसमें 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे को नुकसान पहुंचता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित बातें शामिल है। यहाँ पर बाल शोषण का अर्थ है, मतलब क्या, जैसे 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे उसको काम पे लगा देंगे, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, मतलब कुछ संदिग्ध रूप के काम कराएंगे तो उसका जो बाल बचपना उसको छीन लेंगे ना। तो बच्चे को इसमें क्या होगा, अगर उसको हम खतरनाक कारखानों में लगा देंगे तो बच्चे को शारीरिक चोट पहुंचेगा, उससे मानसिक रूप से पीड़ित करना, बच्चे की बुनियादी जरूरत भोजन, शिक्षा, चिकित्सा की अपेक्षा करना, उसको किसी प्रकार का यौन उत्पीड़ित करना, ये सब क्या है? एक तरह से बाल शोषण है, जो उनको नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, किशोरावस्था की कोई दो विशेषता लिखिए। क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछेगा कि किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं, उसका दो विशेषता क्या क्या है? पहला है क्या? तीव्र शारीरिक एवं जैविक परिवर्तन। तीव्र शारीरिक एवं जैविक परिवर्तन, ये होता क्या है? इस अवस्था में बालक और बालिकाओं में लंबाई, वजन और मांसपेशियों का तेजी से विकास होता है, जैसे ग्रोथ स्टॉप कहते हैं। इसके साथ ही द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। मतलब यहाँ पर बोला है क्या? तीव्र शारीरिक, मतलब शरीर क्या होगा, शरीर में जो बालक बालिका होगा लंबाई, चौड़ाई, मोटाई सबका अलग अलग होकर करेगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है? दूसरा इसमें क्या है विशेषताएं? क्या? पहचान का संकट। इस आयु में किशोरों में मैं कौन हूँ और समाज में मेरा क्या स्थान, जैसे भावना प्रबल होती है, वे अपने स्वतंत्र पहचान बनने के लिए अत्यधिक प्रयास करता है। यहाँ पर बोला किशोरावस्था में बालक क्या रहेगा, अपने आप को नहीं, हम अच्छा आदमी कैसे बने, समाज में मेरा नाम कैसे हो, तो ये सब वो सोचने लगता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, बहुत जल्दी पार कर रहे हैं ताकि सारा हम कंप्लीट कर सकें। समझ रहे हैं बात को? स्थूल गति कौशल की दो विशेषताएं लिखे। पहले हम बताए थे सूक्ष्म गति कौशल, स्थूल गति कौशल क्या होता है। यहाँ पर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, ठीक है, इसलिए स्थूल का हम बताए थे बड़ी मांसपेशियों का समावेशन। इसमें आपका बड़ा मांसपेशियां काम करेगा, जैसे पैर, हाथ और इसमें नियमित काम करेगा। और समग्र शारीरिक गति निरंतर, यह कौशल पूरे शरीर को संतुलन, स्थिरता और गतिशीलता को निरंतर करता है। उदाहरण के लिए दौड़ना, कूदना, तैरना, ये सब इसमें उदाहरण आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, बचपन का वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव बताइए। यहाँ पर बोला है कि बचपन पर वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव बताइए। क्या क्या मतलब सकारात्मक प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर? देखिए, सबसे पहले आधुनिक शिक्षा और तकनीक तक पहुंच। वैश्वीकरण के कारण बच्चों को इंटरनेट, कंप्यूटर और डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से वैश्विक स्तर की शिक्षा और आधुनिक तकनीकों की जानकारी आसानी से मिल रही है। सही बात है, आजकल जो युग है कंप्यूटर का युग है, बच्चे को मतलब कंप्यूटर का युग है, बच्चे को कंप्यूटर शिक्षा दी जाती है, तब ना वो तरह तरह के मतलब जानकारी देख सकते हैं। मोबाइल से आदमी आजकल लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, अब बस्ता उतना नहीं ले जाता है, सिर्फ एक टैबलेट में पूरा किताब आ जाता है। तो यही सब तो आधुनिक शिक्षा है। और बहुभाषी का विज्ञान इसी में होता है, ठीक है। अब आते हैं विद्यालय में छात्र गैर हाजिरी के प्रभाव लिखिए। मतलब विद्यालय में छात्रों के निरंतर अनुपस्थित के मुख्य प्रभाव निम्नलिखित है। मतलब अनुपस्थित, मतलब विद्यालय में छात्रों के निरंतर अनुपस्थित के मुख्य प्रभाव निम्नलिखित इस तरह है। ये सारा क्वेश्चन है, जैसे कोई बच्चा नहीं आ रहा है स्कूल, क्यों नहीं आ रहा है, क्या कारण है, तो ये सब स्टूडेंट में, जो शिक्षक को ये सब को क्या मतलब, देखो शिक्षक की जिम्मेवारी है उसे बच्चे से लगाव रखेगा तो ना वो जान पाएगा। समझ गए? या तो सरकार कहीं ना कहीं उन लोग को नया ध्यान देता है, तो हम लोग जागरूकता भी मतलब जागरूकता फैलाना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं खेलों की विशेषताएं लिखिए। खेल का हमारी जिंदगी में क्या भूमिका है, ये क्वेश्चन आएगा तो बहुत भूमिका है। खेल से हमारा शरीर हिस्ट पुष्ट रहता है, हमारा सब चीज शारीरिक विकास होता है, सब तरह का विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है खेल से। और हमको रचनात्मक कल्पना शक्ति भी बढ़ता है खेल के माध्यम से। ये सब आप लिख सकते हैं, ठीक है, ये सब दिया हुआ है। अब आते हैं पालन पोषण को प्रभावित करने वाले कारक। पालन पोषण के बाद है, पालन पोषण कैसे करेंगे? सांस्कृतिक, सामाजिक परंपराएं पालन पोषण का तरीका बदलती है। सांस्कृतिक जो हमारे हैं सामाजिक परंपराएं हैं, जैसे पालना बच्चे को, जैसे छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसको 3-4 बार मालिश करते हैं, दिन में 5-6 बार, ठीक है। अब शिक्षा स्तर देखिए, जिस घर में जिस माता पिता का शिक्षा स्तर अच्छा रहेगा तो उस बच्चे का पालन पोषण अच्छा तरीका से होगा। पैसे का तंगी नहीं होगा तो उसका पालन पोषण अच्छा होगा। समझ गया? अब बच्चे का स्वभाव, बच्चे का व्यवहार, प्रतिक्रिया, जिस घर में माता पिता या उसका मतलब पड़ोसी सब अगल बगल अगर अच्छी बात बोलेंगे तो बच्चा को अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अगर पास पड़ोस झगड़ा करते रहेगा तो बच्चा झगड़ा बन जाएगा। तो ये सब कारण है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, अनाथालय में बालकों की कठिनाई क्या है? जब बच्चा किसी को बालक को हम अनाथालय में दे देते हैं तो मतलब वो छुटकारा मिल गया, तंग करता था, चल डाल दो स्कूल में, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको अगर डाले हैं तो जाइए समय समय पर, मिलिए, पूछिए क्या सीखा, ग्रोथ है कि नहीं, देखभाल कीजिए, शारीरिक कैसा स्थिति है। तो इसमें क्या होता है? भावनात्मक शून्यता, बच्चों को व्यक्तिगत स्नेह नहीं मिलता है अनाथालय में। सही बात है। अनाथालय में मतलब एक तो उसका माँ बाप नहीं है, जिस बच्चे का माँ बाप नहीं है बेचारा कहाँ चल जाएगा, सरकार उसको अनाथालय खोल देता है, वहाँ चल जाता है, तो वहाँ पर बच्चे को व्यक्तिगत स्नेह नहीं मिलता, प्रेम नहीं मिलता है, उसको बच्चे को अकेलापन महसूस होता है वहाँ पर, ठीक है।
और सामाजिक समायोजन, बाहरी दुनिया से तालमेल बैठना ठिकाना कोई मतलब नहीं होता, उसके अंदर ही एक दुनिया होता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14, बाल श्रम के कारण। आखिर बालक मजदूरी क्यों करता है? क्योंकि हमारा जो जीडीपी हम लोग भारत देश की कम है, कहीं कहीं बहुत मतलब उतनी दयनीय स्थिति है, कहीं 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 सरकार कुछ मतलब जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उसको कुछ लाभ नहीं देता है। ठीक है, अब आते हैं विकास में होने वाले परिवर्तन। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आकार, विकास में क्या परिवर्तन? आकार, इसे मतलब आकार एक टॉपिक है। आकार बिना ऐसे करके आप लोग टॉपिक बाय टॉपिक लिखे, पॉइंट बाय पॉइंट, इससे नंबर अधिक मिलेगा। आकार, आकार में क्या आ जाएगा? शारीरिक लंबाई, चौड़ाई, वजन, ये सब आकार में आ जाएगा। अनुपात, शरीर के अंगों का अनुपात बदलाव, और फिर नया आगमन, नई मानसिक और शारीरिक क्षमताओं का विकसित होना। तो ये सब विकास, विकास में सर्वांगीण विकास आ जाएगा। ठीक, कैसे मतलब बच्चे को मतलब अच्छा से विकास होगा, भाषाई विकास आ जाएगा, सारा चीज विकास इसमें आ जाएगा, वो सब सारा चीज इसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे, शारीरिक गठनात्मक विकास का महत्व। हम लोग पहले भी गठनात्मक कौशल के बारे में पढ़ लिए, गठनात्मक कौशल के बारे में पढ़ लिए, सेम टू सेम यहाँ पर है, थोड़ा सा लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। यहाँ पर जो गठनात्मक कौशल में सब चीज आ जाएगा, शारीरिक आ जाएगा, संज्ञानात्मक विकास आ जाएगा, शारीरिक समझ आ जाएगा, आत्मनिर्भरता आ जाएगा, सामाजिक जुड़ाव आ जाएगा, आत्मविश्वास आ जाएगा, तनाव की कमी आ जाएगी। सब पॉइंट है, ये सब पॉइंट आपको दिया हुआ है, सब पॉइंट अपने मन से लिख दीजिए। जैसे शारीरिक समावेश में लिखेंगे, संज्ञानात्मक विकास में लिखेंगे, बाहरी वातावरण के अनावश्यक से मस्तिष्क की क्षमता बढ़ती है। अनावश्यक मीन्स खोज हो गया। चलिए, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे, बालक के भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ पर बोला कि बालक के भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन सा कारक है। तो कैसे किसी का भाषा बदल जाता है ना, बोलता है मतलब 3 कोर्स के बाद मतलब पानी के साथ साथ भाषा बदल जाता है। तो क्या क्या कारण है? जैविक और स्वास्थ्य कारक, सुनने की क्षमता और स्वतंत्र और स्वास्थ्य होना, और पारिवारिक वातावरण, परिवार में सदस्यों के बीच आपसी बातचीत में आवृत्ति, ये सब भी मतलब कारक, प्रभावित करने वाले कारक है। अगर पारिवारिक में अच्छा बात बोलेगा, अच्छा विचार रखेगा, अच्छा से बात करेगा, एक अनुशासन से बात करेगा तो बच्चे में जल्दी सीख जाएगा ऐसा। ठीक है, बुद्धि, तीव्र बुद्धि वाले बच्चे शब्दों को जल्दी सीखते हैं और समझते हैं। सही बात है, किसी का बुद्धि तीव्र होता है। और द्वितीय भाषा परिवेश, घर में एक से अधिक भाषाएं होने पर शुरुआती भ्रम होता है। सही बात, घर में 2-3 भाषा बोले, कोई बंगाली बोला, कोई हिंदी बोला, बच्चा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब श्रवण कौशल, श्रवण कौशल मतलब हो गया एक तरह से सुनना। क्या हो गया? सुनना। संसार का आधार या भाषा सीखने और समझने का पहला मुख्य चरण है। श्रवण कौशल को क्या बोला गया है कि भाषा सीखने का ये पहला चरण है। ज्ञान अर्जन, कक्षा में शिक्षकों के निर्देशों को सही ढंग से समझने में सहायक करता है ज्ञान अर्जन। शब्दावली में वृद्धि होगा श्रवण कौशल से। सामाजिक संबंध में दूसरों की बात सुनने से आपसी विश्वास और सहानुभूति बढ़ती है। एकाग्रता में सुधार आता है श्रवण कौशल से। ये सब कुछ पॉइंट है, जब इस थोड़ा पॉइंट को उसको थोड़ा डेफिनेशन दे दीजिए। ठीक है, अब आते हैं हम, अब किस में आते हैं? बालक के सामाजिक विकास में परिवार की भूमिका। यहाँ देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया गया है कि बालक के सामाजिक विकास में परिवार का कैसा भूमिका रहता है। सामाजिक विकास मतलब बच्चा कैसे सीखेगा? पहली बात, प्रथम जो सामाजिकरण कहाँ से स्टार्ट? परिवार से स्टार्ट होता है। यहाँ अच्छा से बात कीजिए तब ना वो समाज को देगा। घर, इसलिए घर का माहौल ठीक रखना चाहिए, अच्छा अच्छा बात करना चाहिए। भावनात्मक सुरक्षा, माता पिता का स्नेह बच्चे में सुरक्षित भविष्य की भावना जगाता है। सही बात है। मूल्यों का विकास, ईमानदारी, आदर और सहयोग जैसे नैतिक गुण परिवार में आते हैं। सही बात है। व्यवहार का अनुकरण, बच्चे बड़ों से वापसी बातचीत के तौर तरीकों को देखकर सीखते हैं। सही बात है। अनुकरण मतलब देखकर सीखता है। अगर बड़े आदमी अच्छा बोलेगा तो बच्चा भी सीखेगा। ठीक है, ये सब कारण है। अब आते हैं हम लोग सामाजिकरण के प्रमुख अभिकरणों, संस्थाओं का वर्णन कीजिए। सामाजिकरण वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज के मानदंडों, मूल्यों और व्यवहारों को सीखता है। इसके प्रमुख अभिकरण निम्नलिखित है। देखिए यहाँ पर केवल सामाजिकरण के प्रमुख अभिकरणों क्या क्या है। पहला है परिवार, मतलब सामाजिकरण परिवार सबसे पहला अंग होता है, तो उसका बारे में कुछ लिख देंगे। फिर मित्र समूह, उसके बारे में लिख देंगे। विद्यालय के बारे में थोड़ा सा लिख देंगे। ठीक है, अब आते हैं सामाजिकरण की प्रक्रिया में शिक्षक भूमिका का वर्णन क्या क्या होता है। एक शिक्षक कैसे क्या रोल प्ले करता है सामाजिकरण से। सही बात है। आदर्श व्यवहार से साथ शिक्षक के आचरण, अनुशासन और बातचीत के तरीके को अनुकरण कराते हैं। सही बात। समानता का भावना, शिक्षक कक्षा में बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को समान अवसर देकर सामाजिक समानता का पाठ पढ़ाता है। और फिर सामूहिक भावना का विकास, ये सब सारा चीज पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है। आप लोग आराम से लिख लीजिएगा, कहीं डाउट हो फिर सब एक और वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और विकास के संबंध में विभिन्न दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। हम लोग बने संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण क्या होता है ये हम पहले डिस्कस कर दिए। सेम टू सेम वही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, समस्या शिक्षा आप लोग को पहले बता दिए हैं। ठीक है, ये भी आगे रिपीट हो गया है, तो बहुत क्वेश्चन ऐसा रिपीट हो गया है। ठीक है, ये सारा चीज हम आप लोग को फ्री में अपलोड करेंगे और हम डेली वीडियो अपलोड करेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे इसका VBI क्वेश्चन सर।